मैं नहीं, हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा दम रखता है। देश भर में खाद की किल्लत है, किसान परेशान हैं, खेत छोड़ लाइनों में लगे हैं इस उम्मीद में कि नंबर आए और डीएपी मिल जाए। खेतों की नमी खत्म हो रही है और डीएपी का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले बारिश ने उम्मीदों पर पानी फेरा, फिर गिरदावरी के इंतजार में उम्मीदों पर पानी फिर गया। उम्मीदें टूटी तो अन्नदाता कर्ज के दलदल में धंसता चला गया। पेशानियों पर परेशानियां साफ दिख रही थी। अब एक बार फिर बारी रबी के सीजन में उम्मीदों पर पानी के फिरने की है। रबी सीजन में खाद की किल्लत, डीएपी का टोटा, लाइन में किसान रोता, कतार में किसान, कौन सुनेगा फरियाद। उम्मीदों का खेत फिर से तैयार है आमदनी की आस में, ताकि खरीफ की बर्बादी का नुकसान रबी की फसल से पूरा किया जा सके। लेकिन लगता है एक बार फिर उम्मीदों पर पानी फिरना तय है और वजह है खाद की किल्लत। रबी की फसल की बुआई का समय है, लेकिन किसान खेत छोड़कर खाद की दुकान के आगे कतारों में लगा है। घंटों कतार में लगने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कि डीएपी उन्हें मिल ही जाएगी। आरोप है खाद की किल्लत का, वजह है ब्लैक मार्केटिंग, डीएपी का अवैध भंडारण। 5 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर डीएपी नहीं दे रहे लोग। स्टॉक भी खूब 600 का बता रहे हैं मामूड़ी जी, और लोगों को पागल बना रहे हैं। नंबर पे लगा के दूसरे नंबर ले लेते हैं और ऐसे नहीं दे रहे हैं। भीड़ लगा ले सर, दे रिया कौन, आधार कार्ड जमा करा ले सर, नंबर ले रिया कौन, दूसरा का नंबर ले दे रिया बुआई को टाइम चल रही है, खेत सूख रिया से। भाई साहब कम से कम 10 दिन हो गए समस्या को। अरे यार आधार कार्ड से एक दे दियो। जब अब जी का 15 बीघा जमीन से वो खांसू ले रहा हो 15 आधार कार्ड। इधर खाद की किल्लत है और लंबी लंबी कतारें हैं, और उधर रबी की फसल की बुआई का समय बीता जा रहा है। किसानों को डर सता रहा है कि अगर 10 दिन की भी देरी हुई तो इन खेतों से नमी चली जाएगी, और अगर खेतों से नमी चली जाएगी तो फिर रबी की फसल की बुआई के लिए, खास तौर पर जो सरसों की फसल की बुआई के लिए फिर से सिंचाई करनी होगी। बात सिर्फ खाद की किल्लत की ही नहीं, बिजली की कमी से भी किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अभी गांव में 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल रही है, जबकि जरूरत 8 घंटे बिजली की है। जो इस वक्त कटौती चल रही है उससे किसानों को बहुत नुकसान है, क्योंकि आगामी फसल की तैयारी करने के लिए किसान को पड़ेवा करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने सब्जियां बो रखी हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने की वजह से लोगों की सब्जियां खराब हो रही हैं, और आगामी फसल का रकबा भी बिजली की कमी के कारण एकदम कम हो जाएगा। फसल लहलहाने के लिए खाद जरूरी है, लेकिन प्रदेश में डीएपी का संकट है। इस पूरे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो सियासत को भरपूर खाद मिल रही है। राज्य सरकार केंद्र के पाले में गेंद डाल रही है, तो केंद्र सरकार राज्य को ही इस पूरी खाद किल्लत के लिए जिम्मेदार बता रही है। खाद की किल्लत की खबरें आई तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्टिव हुए, ट्वीट किया और लिखा, देश भर में डीएपी खाद की कमी है। इंटरनेशनल बाजार में कीमतों में वृद्धि के कारण उर्वरक कंपनियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में डीएपी का आयात नहीं किया जा रहा है। इससे सरसों और अन्य फसलों की बुआई पर असर पड़ रहा है। सियासत को खाद पानी मिला तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर और आगे बढ़ गया। भारत सरकार ने अभी परसों हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको फिर आश्वस्त किया है कि हम 10-15 दिन में जो हमारा इंपोर्ट हमने किया है वो खाद पहुंच जाएगा और उसकी पूर्ति कर देंगे। कोई अल्टरनेट यही है कि देखो किसानों में सुपर फास्फेट हमारे पास है उपलब्ध। जैसा
रसायन जो डाला जाता है उसमें वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया है कि 3 कट्टे सुपर फास्फेट के 1 कट्टा यूरिया का ये मिला के वो डीएपी की मांग को पूरी करता है। ये डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर आ गया बरसात होने से। और अभी मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से जब बात की उनके रसायन और मंत्री जी से, उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश में डीएपी का संकट है, क्योंकि चीन ने डीएपी सप्लाई इस साल इंडिया को बंद कर दिया। वो भारत सरकार के लेवल का है। हमने भारत सरकार से डिमांड की है कि वो डीएपी राजस्थान को दे। उन्होंने ये जब ये बात कही तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री जी की इस बात का फैसला करेंगे कि देश के किसानों को डीएपी पर्याप्त मात्रा में मिले। कांग्रेस ने हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। डीएपी खाद की इस वक्त भारी किल्लत हमें देखने को मिल रही है। क्या यह अचानक आई हुई आपदा है जिसका कोई निपटारा नहीं हो सकता है? हर वर्ष की तरह इस बार भी डीएपी खाद की आवश्यकता थी और जिसे सरकार को उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार के लिए किसानों की जरूरत और मांग से ज्यादा यूपी तक जाकर राजनीति करना उनके लिए आवश्यक था। सियासत अपनी जगह है और सॉल्यूशन अपनी जगह। स्थितियां अगर जल्दी नहीं सुधरती हैं तो आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ना तय है। फसल पर असर मतलब महंगाई का बढ़ना। गहलोत सरकार इन हालात को बखूबी समझती है, तभी तो सीएम गहलोत खुद हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और डीएपी से लेकर के कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र पर दबाव बना रहे हैं ताकि अन्नदाता की परेशानियां कम हो सकें। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इधर सियासत डीएपी पर वार पलटवार कर रही है, पर वोटों के लिए जिस मुद्दे में उसने दम खोजा वो है लखीमपुर बनाम हनुमानगढ़। विरोधी को पीछे ढकेलने और खुद को आगे बढ़ने के लिए चालू है सियासी सांप सीढ़ी का खेल। ये खबर उन दो खबरों पर चल रहे सियासी खेल की है जो होलनाक थी, खौफनाक थी। पहले सामने आई थी यूपी में और दूसरी सामने आई कुछ दिन बाद मरुधरा में। देखते ही देखते सियासी खेल सांप सीढ़ी के खेल में बदल गया। कोशिश शुरू हो गई कि सांप विरोधी को डस ले और विरोधी पीछे चला जाए, जबकि खुद को मिल जाए सीढ़ी आगे बढ़ने की। देश में कहीं भी हत्या हो, आईपीसी के हिसाब से सजा तय है। वो तो सियासत है जिसमें कुछ तय नहीं होता, तय किया जाता है। किसे इंसाफ दिलाने के लिए तंबू गाड़ बैठ जाना है और किसकी बारी आने पर जीभ में गांठ लगा लेनी है। लखीमपुर की झकझोर देने वाली घटना के बाद हनुमानगढ़ में भी घर का चिराग बुझा दिया गया और सियासत की दिवाली हो गई। न्यूज़ 18 राजस्थान ने हनुमानगढ़ की घटना का वीडियो ब्लर और ऑडियो म्यूट करके आपको दिखाया। वीडियो डरावना था, उससे आती दलित युवक की चीखें डरावनी थी। ब्लर और म्यूट होने के बावजूद स्क्रीन को चीरती हुई सियासत के अंगने में जा पहुंची और इसी के साथ सांप सीढ़ी के खेल में दलों का रोल रिवर्स हो गया। जिसे सांप ने डसा था उसे सीढ़ी मिली और जो सीढ़ी पर आगे बढ़ा था वो सांप से डसे जाने के मुहाने पर था। रोल रिवर्स हो चुका था। अब गला फाड़कर बीजेपी चिल्ला रही थी, उधर कांग्रेस चीख चिल्लाकर मौन व्रत का रास्ता पकड़ चुकी थी। दांव पर था सियासी फायदा। बीजेपी चाहती थी जैसे लखीमपुर ने उन्हें झुलसाया, हनुमानगढ़ वही दिन कांग्रेस को भी दिखाए। लिहाजा बीजेपी राहुल प्रियंका गांधी के यूपी में कथित पॉलिटिकल टूरिज्म की गोटी हाथ में लेकर मरुधरा की बिसात में आकर खेलने को कहने लगी। जुबानी हथियार बने पाखंड और नौटंकी जैसे शब्द। कांग्रेस के पास नौटंकी, पाखंड और मौन के अलावा कुछ नहीं है। ज़मीनी तौर पर उनको मैं मानता हूं लखीमपुर में घटना हुई, लेकिन राजस्थान में कृष्णा वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग का जवाब है क्या उनके पास? या अलवर के हरीश जाटव की जो हत्या हुई उसका जवाब है क्या? और केवल एक नहीं, अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले। विपक्ष का कहीं जाना अगर राजनीतिक पर्यटन है तो बीजेपी ने भी हनुमानगढ़ में 3 टिकट कटाए और एक प्रतिनिधिमंडल को वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए भेज दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया है। बीजेपी के दिग्गज चेहरे इस कोशिश में जुट गए कि इस बार सांप कांग्रेस को डसे और उन्हें सीढ़ी मिले फ्रंट फुट पर आने की।
सांप सीढ़ी का खेल कांग्रेस भी जानती है। यही कारण रहा कि उपचुनावों के प्रचार में लखीमपुर की गूंज बरकरार रखी गई। और रही बात हनुमानगढ़ की, तो मामले में हुई कार्रवाई को मोहरा बनाकर बीजेपी की सारी कवायद को बेवकूफी या मूर्खता का तमगा दे दिया गया और न्योता दिया बीजेपी को दिग्गज चेहरे भेजने का, इस आश्वासन के साथ कि यहां हम आपको नहीं रोकेंगे। ये बेवकूफ लोग बीजेपी वाले बेवकूफी कर रहे हैं, बीजेपी वाले बेवकूफी कर रहे हैं, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी बिना मतलब कंपेयर करते हैं। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। जो आदमी मारा गया उनके घर पे कोई नहीं गया, जाके जब बैठते जाके मालूम पड़ता उनको। खाली यहाँ बैठे बैठे अखबारी करते रहते हैं और तो और सोशल मीडिया में कमेंट करते रहते हैं। आज 3 विधायकों को भेजा है बीजेपी ने पीलेबंगा, मदन दिलावर। ये तो मूर्खता है। जब मरा कोई व्यक्ति उसी दिन भेज देते, हकीकत मालूम पड़ जाती तो डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। दो अलग घटनाएं, सियासत वही पुरानी, खेल और पुराना सांप सीढ़ी का। तैयार रहिए, चुनावी फिजा आगे भी इस खेल से गरमाएगी। दोनों ही दल रोज या तो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर आग उगलते बयानों से खेल में पासे फेंक रहे हैं। अब उपचुनावों के नतीजे ही बताएंगे कि खेल में सांप ने किसे डसा और सीढ़ी किसे मिली, कौन रहा खेल का बाजीगर। अजब चश्मा है जो सियासत के खिलाड़ी लगाते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से दिखता है, अपराध अपने यहाँ कम और दूसरे के यहाँ ज्यादा नजर आता है। ये सियासी चश्मा गिरबान में झांकने नहीं देता और जनता को इस सच का कड़वा घूंट पीकर रह जाना पड़ता है कि सियासी सांप सीढ़ी के खेल में हमारी जान की कीमत समय और जगह के हिसाब से तय हो रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मरुधरा में किसकी बातों में जनता को दम दिखा, वो पता चलेगा उपचुनाव के नतीजों से। 2 के दंगल में सियासत अपना मंगल ढूंढ रही है। आखिर इनमें 2023 और तब तक बार बार उछाले जाने वाले मुद्दों का ट्रेलर जो छिपा हुआ है। धरियावद में किसका फहराएगा ध्वज, कौन बनेगा वल्लभ नगर का विजेता, 2 का दंगल किसका होगा मंगल। मैदान सज गया है, लड़ाके भी तैयार हैं। उपचुनाव की रणभूमि है पर साख पर प्रतिष्ठा है। जोर बीजेपी भी लगा रही है और कांग्रेस भी जीत के प्रति आश्वस्त है। सबसे पहले जरा देखिए वल्लभ नगर की सीट का सियासी गणित। 1 सीट, 9 खिलाड़ी और महामुकाबला 4 के बीच। किसी को सहानुभूति पर भरोसा है तो कोई ये मानकर चल रहा है कि उसने जनता की सेवा की है, इसलिए जीत का मेवा तो उसे मिलेगा ही। मगर मैदान में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो सबका खेल बिगाड़ने आया है। इस खिलाड़ी को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उसने रातों रात पाला बदल लिया और वल्लभ नगर के मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया। वल्लभ नगर में मुकाबला चतुष्कोणीय है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति शक्तावत को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी की ओर से हिम्मत सिंह झाला मैदान में है। वहीं जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरएलपी से उदय लाल डांगी उम्मीदवार हैं। अब जरा ये समझिए कि आखिर वल्लभ नगर में किस प्रत्याशी में कितना दम है। प्रीति शक्तावत कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। प्रीति शक्तावत को सहानुभूति की लहर पर भरोसा है। गहलोत सरकार होने का पूरा फायदा भी है। शक्तावत खानदान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। उनके ससुर गुलाब सिंह शक्तावत ने 6 बार वल्लभ नगर की नुमाइंदगी की। उनके पति गजेंद्र शक्तावत 2 बार चुनाव जीते। गजेंद्र शक्तावत के निधन के बाद कांग्रेस ने प्रीति को उम्मीदवार बनाया। हिम्मत सिंह झाला बीजेपी के उम्मीदवार हैं, समाज सेवी हैं और चुनावी मैदान में नए हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के कारोबार से जुड़े हैं। हर गांव से
5 लोगों को अपनी ही एजेंसी में रोजगार दे रखा है। कोरोना काल में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के करीबी हैं। रणधीर सिंह भिंडर जनता सेना के उम्मीदवार हैं। रणधीर सिंह भिंडर 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार बीजेपी से तो दूसरी बार खुद की पार्टी जनता सेना से। भिंडर का गुलाबचंद कटारिया से 36 का आंकड़ा है तो वसुंधरा राजे से नजदीकियां। उदयलाल डांगी आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 में बीजेपी के टिकट पर उदयलाल डांगी ने चुनाव लड़ा था। उदयलाल डांगी को गुलाबचंद कटारिया का करीबी कहा जाता है। चुनाव की तैयारियों में जुटे थे, टिकट कटा तो आरएलपी में शामिल हो गए। वल्लभनगर में मुकाबला कांटे का है तो धरियावद का रण भी कम दिलचस्प नहीं है। मुकाबले में होने को तो 7 उम्मीदवार हैं, मगर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो जरूरत से ज्यादा लो प्रोफाइल है और यही पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं कांग्रेस ने भी गलती कम नहीं करी है, उसने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो 2 चुनाव पहले ही हार चुका है और कांग्रेस के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। धरियावद में मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच है। कांग्रेस के टिकट पर नगराज मीणा चुनावी मैदान में है तो बीजेपी की ओर से खेत सिंह मीणा ताल ठोक रहे हैं। 20 तारीख के बाद आप सबका आशीर्वाद है, अगर मैं जीत करके जाता हूँ, यहाँ की जो भी छोटी मोटी समस्या है माननीय मुख्यमंत्री का सामने रखूंगा और उसका पूरा करने का निवेदन करूंगा। मैंने 35 साल तक जनता की ईमानदारी से मेरे पंचायत लेवल की व्यवस्था की है। मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। दरियावद की पूरी तहसील की है जो पब्लिक की सेवा की है। लोगों का पूरा भरोसा है मेरे ऊपर और सीट निकाल के बताएंगे। सूबे में कांग्रेस की सरकार होने का फायदा नगराज मीणा के पक्ष में है, मगर लगातार 2 बार चुनाव हारने के बावजूद टिकट देने से कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर खाने पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के सामने पार्टी ने सबको एक मंच पर लाकर एकता का प्रदर्शन किया। सरकार ने धरियावद को 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, इसलिए नामांकन रैली में कांग्रेस ने अच्छी खासी भीड़ जुटाकर कांग्रेस ने अपना मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। बीजेपी लगातार यहां 2 चुनाव जीती है, इसलिए उसके हौसले बुलंद हैं। दावे अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। यह तो वक्त ही तय करेगा कि धरियावद का ध्वजवाहक कौन होगा और वल्लभनगर का विजेता कौन। फिलहाल दोनों ही पार्टियां वल्लभनगर और धरियावद फतह करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इस चुनाव को 2023 का ट्रेलर माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। इधर कांग्रेस गुजरात में भी दम दिखाने की तैयारी में है। दम दिखाने के लिए चुनावी रणनीति का प्रभार जिसे सौंपा है वो है प्रदेश कांग्रेस का एक दमदार चेहरा डॉक्टर रघु शर्मा। हालांकि रघु शर्मा की राह में सबसे बड़ी चुनौती होगी मोदी शाह की दमदार जोड़ी। साल 2017 याद है जब अशोक गहलोत को गुजरात के प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई। मोदी शाह के गढ़ में सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन बीजेपी को नाको चने चबवा दिए। गुजरात में कांग्रेस मजबूत हुई। अब 4 साल बाद सीएम गहलोत के करीबी डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी का पद मिला तो कांग्रेस में डॉक्टर रघु शर्मा का कद भी बढ़ा। कद बढ़ा, मिली बड़ी जिम्मेदारी, पद मिला, अब आगे बड़ी चुनौती। मोदी शाह के गढ़ में रघु शर्मा को कमान। जिम्मेदारी बढ़ी है, भरोसा भी बढ़ा है। कोरोना काल में बेहतर काम का इनाम मिला है। देश दुनिया ने राजस्थान के जिस मॉडल की तारीफ की, उसे लागू करने वाले प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ही थे। रघु शर्मा के काम के प्रति समर्पण को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। तभी तो आला कमान का भरोसा भी रघु शर्मा को लेकर बढ़ा और अब कद। रघु शर्मा को कांग्रेस संगठन में मिली नई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने रघु शर्मा को बनाया गुजरात प्रभारी। दमन दीव और दादर नगर हवेली का भी प्रभार। कई बड़े नाम दरकिनार कर रघु शर्मा के हाथ कमान। राजनीतिक हलकों में बढ़ा रघु शर्मा का कद।
गुजरात में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। ये पद इसलिए भी खास है क्योंकि सीएम गहलोत के करीबी रघु शर्मा को एआईसीसी सचिव या राष्ट्रीय महासचिव बनाए बिना ही इस पद पर नियुक्ति दी गई है। इससे पहले साल 2017 के चुनाव में सीएम गहलोत खुद गुजरात के प्रभारी थे। अब रघु शर्मा को इस पद पर बिठाया गया है। राजीव सातव के निधन के बाद से 5 महीने से गुजरात के प्रभारी का पद खाली चल रहा था। रघु शर्मा भी बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। रघु शर्मा का कहना है कि वो पार्टी आला कमान के भरोसे पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। गुजरात जैसे प्रदेश में जहाँ 25 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, वहाँ पे कैसे कांग्रेस को एकजुट करें, मजबूत करें, संगठन का ढांचा बने और जो मुद्दे हैं वहाँ 25 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, उन विफलताओं के खिलाफ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरे, ये चुनौती हमारे सामने है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नाम इस पद के लिए चर्चा में थे, लेकिन पार्टी आला कमान की तलाश रघु शर्मा पर जाकर खत्म हुई। रघु शर्मा 2 बार